तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, आप लोगों का 5 सेट मॉडल पेपर जारी हुआ है, तो अभी सेट 1 सॉल्व करेंगे और इसके बाद सेट 2 सेट 3 इस तरह हर सब्जेक्ट का आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और A to Z क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप लोग उसको याद रखेंगे और उसका टेस्ट भी इस चैनल पर लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि मेरा कितना टाइम दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ A to Z डिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इस पर थोड़ा सा नजर डालिए कि ये आपका क्लास 10th का साइंस है। समय आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटा है और पूर्णांक 40 है। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। सभी क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम गलत कर देंगे तो मेरा मार्क्स जो है सही वाला माइनस हो जाएगा। एसएससी बैंकिंग पीओ जैसा इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, जो कि शेविंग करने में प्रयोग किया जाता है, जो कि सैलून में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है F = R/2। ठीक है, F बराबर R/2। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, F बराबर R/2। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर में कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। तो क्या होगा, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति जो है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या होता है, चेंज नहीं होता है और बाकी सब जो वो चेंज हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण ऐसा होता है, मान लेते हैं ये आपका वक्रता केंद्र है, यहां से कोई किरण आएगी तो यहां से गुजर जाता है, तो इसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको F कहेंगे, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो आपका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। मतलब सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो कौन सा दर्पण होगा, तो इसमें क्या होगा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वस्तु का जो है बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन के दोनों के 2 ही नियम है। ठीक है, दोनों के कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 7 नंबर में है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या है 50, तो फोकस दूरी अभी आपको बताया कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो 50/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आपका जहां भी ऑप्शन है आप उसको टिक कर दीजिए, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/F होता है ना, P = 1/F। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही निकलेगा ना इसका आंसर, तो कितना होगा, 1 डायोप्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो सकता है आपसे मात्रक पूछे, तो लेंस की पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसको याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो क्या होता है आपको यहां पर बताना है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, और अवतल लेंस का
नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, मतलब मिनिमम स्पीड लाइट का कहां पर होता है? निर्वात में, यहां तो सबसे ज्यादा होता है, जल में, वायु में या कांच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में, यानी पानी में जो है प्रकाश का चाल सबसे कम रहता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखो तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अब बताओ, 4 डायोप्टर लिखा, 4 डायोप्टर क्षमता है, तो हम क्या जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f जानते हो ना? तो 1/f करोगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? P इक्वल टू 4 दिया है तो 1/f कर देंगे, यानी f का वैल्यू जो वो कितना निकल रहा है? f का वैल्यू आपका निकल रहा है 1/4। ठीक है, 1/4, तो 1/4 यहां पर अब इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हो ये आपका किस में दिया है 1/4। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 0.25 निकलेगा ना? तो आप देख सकते हो कि 25 निकल रहा है, तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, मतलब वही फोकस f 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना लेना। तो P इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 1/f ऐसे लिखोगे। तो आप देख सकते हो कि f का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? ठीक है, तो 50 करेंगे तो कितना होगा? 1/50 कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा? देखो तो 0.02 निकला ना, 0.02, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना निकल जाएगा? 2 डायोप्टर निकल जाएगा। ठीक है, 2 डायोप्टर क्या होगा? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर से मुझे मीटर में चेंज करना था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 13 नंबर में है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कहां होता है? तो ये होता है वैक्यूम में, यानी निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलती हो, तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्वसन। ठीक है, एक होता ऊष्माशोषी और एक होता ऊष्माक्षेपी। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाए उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। तो इसमें आपका रेस्पिरेशन जो यानी श्वसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में है कि चिप्स के पैकेट में, यानी जो आपके लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? तो इस पे होगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन उस पे रहता है। ठीक है, इसलिए उसका पैकेट जो फूला हुआ रहता है हमेशा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इस पे क्या होगा? यह आपका होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे तब उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी 16 का आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर में आप देख सकते हो कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो आप देख के बताओ कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यहां इसका राइट आंसर होगा कार्बन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 18 नंबर में है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ये तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो इसको आप चेक कर लेना, दोनों तरफ बराबर बताना, इसके बाद बता देना कि ये संतुलित है। तो आपको एक एक करके गिनना पड़ेगा। ठीक है, मैंने गिना है, इस पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको मिला लेना। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये बैलेंस है, संतुलित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है बताओ? लिखा है कि Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। तो इसमें क्या हो रहा है आपका 19 नंबर में? तो 19 में आपका हो जाएगा ये विस्थापित हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो कि Pb अकेला था और यहां PbCl2 जुड़ गया, और यहां Cu एक साथ था, यहां Cu अकेला हो गया। तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला चीज है, देख सकते हैं 20 नंबर कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? मतलब गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्याज यानी ऑनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो ये करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको करेक्ट कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4.1/2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस दैट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू जॉइन योर बोन्स। ठीक है, आपके हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? अब यहाँ विरंजक चूर्ण बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहेंगे। एग्जाम में आपसे यह भी पूछ देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो ये दोनों एक ही है। विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर जो कुएं के जल में दिया जाता है पानी को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ध्यान से। इस फिगर में आपका कैथोड, रबर डॉट, जल दिया है, हाइड्रोजन, प्लास्टिक का मग दिया है। इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो आप यहां पर इजीली देख सकते हो कि इस पे एक बैटरी भी लगा हुआ है। तो जाहिर है ये जल में इलेक्ट्रिसिटी को डाल रहा है। तो ये जल और विद्युत धारा से संबंधित है। और जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, यहां पर वियोजन अभिक्रिया आपका होगा। ठीक है, जल का क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। H2O जो है वो टूट जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका वियोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 24 नंबर है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में दोस्तों वो होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। देख सकते हैं डी नंबर, टमाटर में आपका टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 नंबर में कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण और सांद्रकरण कहने का मतलब, यदि किसी अम्ल की हम उसकी पावर को घटा देते हैं तो उसको कहते हैं तनु करना यानी डिलेटेड करना, और जब उसकी पावर को बढ़ा देते हैं तब उसको कहते हैं सांद्र कर देना यानी कॉन्सेंट्रेट कर देना। ठीक है, तो तनु करने का प्रक्रिया में क्या होता है कि H+ और OH- आयन के सांद्रण में कमी हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तनु मतलब अम्ल को कमजोर कर देना और सांद्र मतलब अम्ल को और मजबूत बना देना। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन उदाहरण है? वियोजन उदाहरण है, वियोजन का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट में। 26 नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 26 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का देख सकते हो कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंह, केंद्रक, कुटपाद या खाद्य रिक्तिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुटपाद। ठीक है, कुटपाद से अमीबा जो है, जो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो इसका क्या करेगा, पित्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का पित्त रस। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण क्या होगा राइट आंसर, अमरबेल, कवक या अमीबा या आम? तो स्वपोषी पोषण इस पे क्या होता है दोस्तों, इस पे आम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होता है। देयर आर 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। तो इस पे 4 चैम्बर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे का जो हरा पत्ता होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल का दूसरा नाम है श्वसन वर्णक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण हमारा बैलेंस रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन वर्णक किसको कहेंगे, क्लोरोफिल को कहेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वृकाणु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वृकाणु। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कि वृक मतलब किडनी की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अपोहन कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपोहन कहा जाता है। चलिए 34 नंबर है कि जनन की मूल घटना क्या है?
जनन की मूल घटना क्या है? ए नंबर है युग्मक का बनना, बी नंबर है युग्मनज का बनना, सी नंबर में है डीएनए की प्रतिकृति बनना और डी नंबर में भ्रूण का बनना। तो जनन की मूल घटना पूछा गया है, तो मूल घटना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एक फिगर दिया हुआ है बायोलॉजी में, इस पे पूछा है कि इस पे कौन सा प्रकार का जनन दिखाया गया है, तो ये आपका है बहुखंडन। ठीक है, ये क्या होगा? बहुखंडन। चलिए 36 नंबर है, 36 नंबर में कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 37 नंबर में है कि लड़कों में यौवनावस्था मतलब जो यंग होता है कि लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इस पे आपका होगा टेस्टोस्टेरोन। इसी हार्मोन से हमें पता चलता है कि लड़कों में यौवनावस्था का लक्षण देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक है दोस्तों आपका मीथेन। ठीक है, जैव गैस का मुख्य घटक है मीथेन। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो ये होगा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरे 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों और मैथ्स वगैरह का सबका सॉल्यूशन कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।